ट्यूमर शब्द जब भी आता है इस कॉन्टेक्स्ट में, ट्यूमर का मतलब होता है कि शरीर का कोई भी अंश, कोई भी सेल जो अपनी नॉर्मल रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लग जाए, तो वो एक गांठ के फॉर्म में निकल के आता है। अब कोई भी गांठ अगर ब्रेन के हिस्से को या उसके अंदर होती है तो उसको हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इशू है, क्योंकि दिमाग हमारा शरीर को पूरा कंट्रोल करता है, और ये ट्यूमर अगर दिमाग के किसी भी हिस्से में आते हैं तो जो भी हिस्सा दिमाग का वहाँ से कंट्रोल हो रहा है उस पर फ़र्क आता है। ब्रेन ट्यूमर्स अमूमन हिंदुस्तान में देखा गया है कि इनका जो इंसिडेंस है वो अंदाज़न 5 से 10 लोगों का है पर 1 लाख पॉपुलेशन। ब्रेन के अंदर कई प्रकार की सेल्स होते हैं। एक प्रोटेक्शन के लिए भी होते हैं, उसके अंदर करंट भी दौड़ती है, नर्व्स भी होती हैं, ब्लड वेसल्स जो खून की नलियां होती हैं वो भी होती हैं। तो जहाँ से ये ट्यूमर निकलता है वो उसको वैसा नाम दे दिया जाता है। जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर देखे गए हैं वो जो ब्रेन के जो सेल्स हैं जिनको हम एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं, तो उनसे निकलते हैं, तो इसलिए इन ट्यूमर का नाम होता है एस्ट्रोसाइटोमा। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो ब्रेन जो एक झिल्ली, जो मेम्ब्रेन्स जो ब्रेन को कवर करती हैं, उनसे निकलते हैं, जिनमें एक काफ़ी कॉमन टाइप होता है जिसको बोलते हैं मेनिनजियोमा। इसी तरह जो नसों से निकलते हैं उनको नर्व ट्यूमर्स बोलते हैं या शोनोमास बोलते हैं। दिमाग में कई नसें होती हैं, अंदाज़न अगर हम उनकी गिनती करें तो 12 मेन नसें होती हैं जो कि शरीर के अलग अलग सिस्टम्स को कंट्रोल करती हैं। उनसे निकलने वाला कोई भी ट्यूमर होगा तो उसको नर्व ट्यूमर या शोनोमा का नाम दिया जाता है। बच्चों में और बड़ों में थोड़ा सा प्रकार में फ़र्क होता है। बच्चों में अक्सर देखा गया है कि एक पर्टिकुलर टाइप के ट्यूमर होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग मेडुलोब्लास्टोमा, वो बड़े कॉमन होते हैं। या कुछ ट्यूमर होते हैं जो कि जिनका डेवलपमेंट पैदाइशी रूप से चालू हो जाता है, तो न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर्स बोले जाते हैं उनको। और भी टाइप के ट्यूमर्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल जिनमें खून की नलियों से निकलते हैं, जिनको हेमेंजियोमास या कैवर्नस एंजियोमास बोलते हैं। ये जो ट्यूमर होते हैं ये दोनों ही प्रकार से हो सकते हैं, जिनको हम मोटे तौर पे कैंसरस या नॉन कैंसरस कहते हैं। कैंसर ऑब्वियसली जैसा नाम सजेस्ट करता है, ये वो ट्यूमर होते हैं जो बहुत ही जल्दी अपना प्रकार, अपना साइज़ को बड़ा कर लेते हैं, और बहुत जल्दी इनसे संबंधित तकलीफ़ें इंसान को, पेशेंट को महसूस होती हैं और वो हमारे पास आते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें, अगर शरीर की जितनी मैलिग्नेंसीज या ट्यूमर्स होते हैं तो दिमाग, ब्रेन ट्यूमर्स करीब करीब 2% उसका हिस्सा होता है। ब्रेन का हमारा हर हिस्सा शरीर के किसी न किसी पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। पूरा शरीर हमारे ब्रेन में एक तरह से एक पिक्चर, एक मैप की तरह रिप्रेजेंटेड है। जिस हिस्से पे हमारा ट्यूमर ग्रोथ हुआ, उस हिस्से से जो शरीर का अंग कंट्रोल हो रहा है उससे संबंधित दिक्कतें देखी गई हैं। कुछ ट्यूमर्स जो होते हैं वो ग्लैंड्स मतलब होते हैं वो चीज़ें जहाँ से हार्मोन्स या और प्रकार के सिक्रीशन निकलते हैं। तो कुछ ट्यूमर जो कि हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, तो उनसे संबंधित हार्मोन या तो ज़्यादा निकलने लगता है कभी कभी, या कम हो जाता है, तो उनकी कमियों से संबंधित सिम्टम्स आने लगते हैं। अमूमन देखा गया है कि हमारा जो दिमाग है बहुत ही एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। ये इसको प्रोटेक्शन के लिए, जैसा मैंने बताया, एक मेम्ब्रेन्स होती हैं 2-3 टाइप की, और बाहर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हड्डी का एक पूरा बॉक्स होता है जिसको स्कल या क्रेनियम बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी एक नॉर्मल से हट के कोई भी चीज़, कोई भी ट्यूमर अगर हमारे दिमाग में ग्रो कर रहा है तो वो जो नॉर्मल हिस्से हैं उन पे प्रेशर डालता है। जब वो प्रेशर डालेगा तो कुछ स्पेसिफिक टाइप की सिम्टम्स या तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन होता है सर का दर्द। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर सर का दर्द का कारण ब्रेन ट्यूमर है।
हर सर के दर्द में हम लोग सीटी स्कैन या एमआरआई भी नहीं कराते हैं, ना कराना चाहिए। लेकिन सर का दर्द अगर किसी विशेष कारण से बढ़ता जा रहा है या कभी अचानक से तेज़ होके उल्टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, उस दर्द के साथ इंसान को मिर्गी के दौरे, जिनको झटका कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, या बेहोशी आ जाए, उस दर्द के साथ या झटके के साथ किसी एक तरफ किसी अंग में कमज़ोरी या फालिज आना। फालिज नॉर्मल भाषा में बड़ा डरावना चीज़ है, बट फालिज या पैरालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी फंक्शन में कमी आना। अगर ताकत में कमी आई तो जैसे हाथ पैर का कंट्रोल कम हो गया, अगर दिखने में कमी आई तो विजुअल पैरालिसिस हो गई, स्मेल में कमी आई, बैलेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अलग अलग तरीके से ये सिम्टम्स देखे गए हैं जहाँ जहाँ पे जो ट्यूमर ग्रो करता है और वहाँ पे प्रेशर डालता है। मेजॉरिटी केस में कोई विशेष या कोई ऑब्वियस कारण नहीं मिला है आज तक, और यही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शोध का विषय है पूरे दुनिया में जिस पे काम किया जा रहा है। फिर भी कुछ केसेस में देखा गया है कि कुछ चीज़ों का एसोसिएशन ब्रेन ट्यूमर से है, जैसे कि रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स जैसे बाकी शरीर में हो सकते हैं तो ब्रेन पे भी हो सकते हैं, और ब्रेन में ट्यूमर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, कुछ टाइप के वायरस से भी इसका एसोसिएशन देखा गया है। एप्स्टीन बार वायरस एक नाम है जो कि कभी कभी इसके लिए देखा गया है। कुछ केमिकल्स का एक्सपोजर भी है, विनाइल क्लोराइड वगैरह केमिकल्स हैं जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर के कोरिलेशंस पाए गए हैं। कभी हमने वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ केसेस में एक पर्टिकुलर टाइप जैसे मेनिंजियोमास, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि ब्रेन की झिल्ली जो कवरिंग होती है उससे उत्पन्न होता है या उससे निकलता है, इनका एसोसिएशन पुरानी चोटों से पाया गया है। ऐसा कहीं डॉक्यूमेंटेड या अभी वेल प्रूवन नहीं है, बट ये एक प्रैक्टिकल एसोसिएशन है जो कि हमने पेशेंट्स में देखा है कि उनकी हिस्ट्री मिलती है कि हाँ बहुत पहले कभी चोट मिली थी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें किसी भी कारण से बचपन में या कभी भी सर की चोट लग जाए तो हमें आगे चल के ट्यूमर हो जाएगा। ऐसा कोई डेफिनेट कोरिलेशन नहीं है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। ऐसा देखा गया है कुछ केसेस में, इसलिए ये हमारे को नोटिस में आया है। और वैसे मेजॉरिटी केसेस में ये कोई ऐसा विशेष ऑब्वियस कारण नहीं मिला है। दूसरे टाइप के जो ट्यूमर होते हैं जो शरीर में होते कहीं और हैं लेकिन फैल के ब्रेन में आ जाते हैं, तो वो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स नहीं होते, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स। ब्रेन ट्यूमर का डायरेक्ट कोई अभी तक दवा नहीं है, एक्सेप्ट कुछ केसेस में जो लिम्फोमास होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के ट्यूमर्स हैं जिनमें कुछ प्राइमरी लिम्फोमास में एक आध दवाई या कीमोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल पाया गया है। बट मेजॉरिटी केसेस में ब्रेन ट्यूमर्स में सर्जिकल इंटरवेंशन या ऑपरेशन का ज़रूरत होता है। नॉर्मल केस में जब भी ये ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कोई भी और तरीका दवाई से या रेडिएशन से उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं ला सकता जितना कि ऑपरेशन द्वारा उसको हटा के हम मरीज़ को फ़ायदा या बेनिफिट दे सकते हैं। तो मेन ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल होता है। सर्जरी के बाद अगर ट्यूमर में कैंसर के अंश हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ मैलिग्नेंसी या ग्रेड ऑफ दैट कैंसर, जो कि ग्रेड 1 से लेकर 4 तक होता है, उसको रेडिएशन या कीमोथेरेपी ऑपरेशन के बाद दी जाती है। जाहिर सी बात है, ग्रेड 1 ट्यूमर्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें कि ज़िंदगी बहुत ही नॉर्मल की तरह इंसान जीता है, कोई रेडिएशन की ज़रूरत नहीं होती। ग्रेड 2, 3, 4 ये जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जाती है, कॉम्प्लिकेशंस या दोबारा ग्रोथ बढ़ने का या दोबारा ट्यूमर आने का चांस बढ़ जाता है, और उसको फिर दोबारा इसी तरीके से इवैल्यूएट करके ऑपरेशन या कीमोथेरेपी के लिए ट्रीट किया जाता है। जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं, जैसा मैंने बताया, इनका मेन ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है। सर्जरी चाहे किसी भी हिस्से की हो बॉडी की, एक फियर, एक घबराहट होती है। आज के सिनेरियो में, आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है हम लोग के पास कि मिनिमल एक्सिस, दूरबीन, माइक्रोस्कोप्स, ये विधियां आ गई हैं जिनसे कम चीरा, कम खून का रिसाव
से हम ब्रेन के या स्पाइन के ट्यूमर्स या उनसे संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनका इलाज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमल एक्सेस ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरीज। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा या टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स की वजह से आजकल रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो गए हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कभी भी इस तरह से संबंधित आपको ये अपने को या किसी अपने जानकार को इस तरह से कोई प्रॉब्लम होता है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज संभव है और बहुत एडवांस तरीके से संभव है। और करंट टेक्नोलॉजी और एनेस्थीसिया बैकअप्स, आईसीयू केयर्स की वजह से रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो गए। कोई फिक्स्ड नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत सुपरफिशियली प्लेस्ड होते हैं। तो अमूमन हमने देखा है कि टोटल अगर हम देखें तो 75,000 1 लाख से लेकर और 2-2.5 लाख 3 लाख तक खर्चे आ जाते हैं इसमें। अगर किसी भी कारण से पेशेंट का ऑपरेशन के बाद कंडीशन लो होता है, आईसीयू या वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो सब्सिक्वेंटली थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। जैसा मैंने बताया, ब्रेन ट्यूमर का कोई डेफिनेट कॉज अभी तक नहीं मिला है। मेजॉरिटी केसेस में ये कैसे हो जाते हैं, क्या इनका ईटियोलॉजी या क्या कॉज है, इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है। फिर भी कुछ चीज़ें हमें ज़रूरी हैं अपने लाइफस्टाइल से संबंधित, जो कि देखा गया है कि अगर उनको फॉलो करें तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रेन ट्यूमर्स की ग्रोथ को उसको रोकथाम किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, रेडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको रेडिएशन का एक्सपोजर है, या इवन ऑक्यूपेशनल कुछ लोग हैं जो कि ऐसे सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर्स की हो सकता है, तो उनको उनके टाइमली मेजरमेंट्स, उनका टाइमली कितना एक्सपोजर हुआ है, उनके टाइमली उनको एक इंटरवल्स देना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली वायरस इन्फेक्शंस है, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल, अपने वर्किंग को एक बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से फॉलो करते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हमें शायद पता भी नहीं चलता है, लेकिन एक स्ट्रांग इम्यून सिस्टम में कोई भी सेल एक एबनॉर्मल ग्रोथ फेज में आता ही नहीं है। अगर हम फिजिकली अपने आप को बहुत बैलेंस्ड और स्ट्रांग रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी सोच, हमारी थिंकिंग वो भी बहुत ही अच्छी और बैलेंस्ड रहेगी।